फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास है। जो हमने पिछली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास देखी थी उसमें हमने आपको प्रधानमंत्री को बताया था। प्रधानमंत्री आपका एक यूनिट है और ये आपका जो है पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसी प्रधानमंत्री में आपका एक चीज़ और जुड़ा हुआ है, आपका कैबिनेट। कैबिनेट को भी यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आगे पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री का अगर जो देखा जाए तो पूरा जो है कारोबार देखता है, पूरी जो मेंटेनेंस करता है वो कैबिनेट कमेटी की करता है, मंत्रिमंडल कमेटी की, ठीक है। तो आपका मंत्रिमंडल होता क्या है उसको हम यहाँ पे समझते हैं, उसके आगे फिर हम जो है और भी चीज़ों को समझेंगे। तो आपका मंत्रिमंडल जो होता है इसका जो है संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल समितियों का जो उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, लेकिन यह कार्य और नियमों में इसकी स्थापना के लिए कहा गया है। इसके कार्य और नियमों की स्थापना के लिए इसको बताया गया है। आपका जो कैबिनेट होती हैं या फिर कमेटी होती है, कमेटी आपकी दो टाइप की होती हैं। एक आपकी होती है स्थायी कमेटी और दूसरी होती है आपका तदर्थ कमेटी। स्थायी कमेटी वो होती है जो जिसकी प्रकृति आपकी स्थायी होती है, मतलब जो आपको कार्य हो या ना हो लेकिन वह कमेटी हमेशा बनी रहती है। और अस्थायी वो होती हैं जिसका काम होता है तो हम उस कमेटी को बनाते हैं और काम हो जाने के बाद उस कमेटी को तोड़ देते हैं या फिर उसको समाप्त कर देते हैं। ये आपका जो है तदर्थ कमेटी होती है, ये इसका एक गुण होता है अस्थायी वाला, ठीक है। तो इसकी स्थापना हम लोग तदर्थ की मतलब या फिर अस्थायी की बार बार हम लोग इसकी स्थापना करते हैं किसी विशेष परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए। काम पूरा हो जाने के बाद उसका हम विघटन कर देते हैं। विघटन कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। जो ये आपकी अस्थायी कमेटी होती है, तदर्थ कमेटी होती है, इसमें आपके सदस्य 3 से 8 के बीच में होते हैं। मिनिमम आपके 3 सदस्य, मैक्सिमम आपके 8 सदस्य होते हैं। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो आपके केवल कैबिनेट मंत्री वहां पे सदस्य होते हैं, ठीक है। ये आपका तदर्थ कमेटी का हो गया। अब इनकी जो है ये आपकी कमेटी जो होती है, इनकी ज्यादातर अध्यक्षता जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है या फिर गृह मंत्री और वित्त मंत्री करता है। यदि किसी कमेटी में, किसी समिति में अगर जो प्रधानमंत्री सदस्य है तो उसकी अध्यक्षता भी आपका जो है प्रधानमंत्री ही करेगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता कब करता है, ठीक है, किसी भी कमेटी की अध्यक्षता कब करता है। और तो वहां पे जब कमेटी की बात कराएगी तो अध्यक्षता में वो जो अध्यक्ष मतलब एक जो है मेंबर के रूप में होता है तब उसकी अध्यक्षता करता है। और अगर जो मान लो अदर कमेटी है उसमें भी अगर जो अध्यक्षता करना चाहे तो प्रधानमंत्री कर सकता है। आपकी जो कमेटी होती हैं, समितियां केवल मुद्दों का हल निकालती हैं और मंत्रिमंडल के लिए प्रस्ताव बनाती हैं, लेकिन अगर जो निर्णय भी ये ले सकती हैं। हालांकि जिनका जो निर्णय होता है वो मंत्रिमंडल इनके निर्णय की समीक्षा कर सकता है। समीक्षा मतलब होता है इसकी जांच कर सकता है, ठीक है। मंत्रिमंडल क्या कर सकता है, ये जो मान लो कमेटी ने निर्णय लिया तो क्या कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि जो है वो घोटाला हुआ, उस घोटाले के लिए वो जो है कमेटी बनाएगी, तो इस तरह के आपके जो सुनते हो ना वो आपकी तदर्थ कमेटी में आती हैं। 1954 में आपके 13 आपके मंत्रिमंडलीय समितियां थी। 1954 में आपका 13 थी। 2013 में आपको जो है 1994 में आपके 13 जो मंत्रिमंडलीय कमेटी थी और 2013 में इनकी संख्या 10 हो गई। उसके बाद 2019 में इनकी संख्या 8 रह गई है। अब जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में 8 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत हैं, ठीक है। ये आपकी कौन हम बता रहे हैं, ये आपकी हम स्थायी समितियां बता रहे हैं, ठीक है, स्थायी समितियां। अब इसमें कौन कौन सी होती हैं स्थायी समितियां, उनको हम देखते हैं। एक राजनीतिक मामले को जो है मंत्रिमंडलीय समिति होती है, आर्थिक मामलों की होती है और मंत्रिमंडल नियुक्त समिति। ये जो 3 समितियां होती हैं स्टार्टिंग के, इसकी जो अध्यक्षता करता है वो आपका प्रधानमंत्री ही करता है। इसकी अध्यक्षता राजनीतिक मामलों की, आर्थिक मामलों की और मंत्रिमंडल नियुक्त समिति की, इन तीनों की अध्यक्षता आपके जो है प्रधानमंत्री करता है। अब चौथी आपकी सुरक्षा संबंधी है, संसदीय मामलों की संबंधी, आवास के लिए, निवेश एवं वृद्धि और रोजगार एवं कौशल के लिए जो आपकी कमेटी बनती है, इसकी अध्यक्षता आपका अलग अलग पर्सन कर सकता है। वो जो पर्सन होता है वो कैबिनेट का एक मेंबर होता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि इनकी संख्या 3 से लेकर 8 के बीच में होती है। अब यहाँ पे आपका जो प्रधानमंत्री हमने आपको कल बता ही दिया था, प्रधानमंत्री हमने लास्ट के क्लास में बताया था। उसके साथ आपका पॉइंट एक बचा था कैबिनेट।
कैबिनेट भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब जो आपका एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका है राष्ट्रपति। आपका राष्ट्रपति कैसे है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति को कहाँ बताया गया, राष्ट्रपति की जो है पावर क्या है, राष्ट्रपति का जो है महाभियोग कब होता है, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो देश का जो है, अपने देश का कहे तो प्रथम नागरिक होता है और राज्य का प्रमुख होता है, राज्य प्रमुख होता है। ठीक है, और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का यह प्रतीक होता है। कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के पास जो है शक्तियां जो है, अगर जो देखें तो प्रैक्टिकली रूप में होती हैं, लेकिन लिखित रूप में जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि सारी शक्तियां जो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर जो पर्सन कहोगे तो आपका राष्ट्रपति होता है। संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, और संघ की कार्यपालिका में ही हम जो है राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से इसे नहीं चुनती है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, ना ऐसे वोट दिया होगा कि आपने राष्ट्रपति के लिए वोट दिया हो। आपने कभी राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं देते हैं, आप कभी प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं देते हैं, आप कभी मुख्यमंत्री के लिए वोट नहीं देते हैं। आप किसके लिए देते हैं? राष्ट्रपति जो है जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। प्रधानमंत्री कब आपका होता है? प्रधानमंत्री जो होता है तो प्रधानमंत्री के लिए कभी इलेक्शन नहीं होता है। प्रधानमंत्री के लिए पहले आपका सांसद के लिए इलेक्शन होता है। सांसद में से आपका एक चुना जाता है, वो आपका प्रधानमंत्री बनता है। अगर जो आपसे कोई बोले कि जो है मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो मुख्यमंत्री का चुनाव तो जरूर हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को आप वोट कभी नहीं देते। आप वहां पे क्या करते हैं? विधायक को वोट देते हैं। विधायक हो जाके आपका मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, विधायक सांसद आपका मुख्यमंत्री वहां पे बनता है। तो ऐसे ही आप सोचो कि राष्ट्रपति को जो है वोट देंगे, तो राष्ट्रपति को वोट नहीं देते। राष्ट्रपति का वोट जो यहाँ पे जो प्रत्यक्ष रूप से जनता कभी नहीं चुनती है, इसका जो है राष्ट्रपति निर्वाचन द्वारा चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति में आपका जो चुनाव होता है, इसमें कौन कौन से पर्सन जो है वोट देते हैं उनको देखते हैं। संसद के दोनों सदन, आपके उच्च सदन और निम्न सदन के जो दोनों निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये आपके उसमें वोट देते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये वोट करते हैं, और दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये इसमें वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये 3 लोग इसमें वोट करते हैं। ठीक है, अगर कोई सभा विघटित हो तो उसके जो सदस्य होते हैं वो यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। वोटों की समानता का वहां पे प्रावधान किया गया, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे, जैसे गोवा में है, तो गोवा में आपके जो क्या वहां पे सांसद आपके कम है। ठीक है, वही अगर तो यूपी में देखेंगे तो यहाँ पे यूपी में संख्या आपकी जो है मान लो 23 करोड़ है, 25 करोड़ है, तो उसके साथ यहाँ पे जो है सांसद यहाँ पे ज्यादा है। तो इन सब चीजों का जो समानता करने के लिए एक फार्मूला का यहाँ पे बनाया जाता है। उस फार्मूला को हम यहाँ पे समझते हैं कि वोट को बराबर समानता में कैसे लाया जाता है। अगर जो वहां पे विधायक वोट कर रहा है, तो एक विधायक का मूल्य कैसे होता है? वोट का मूल्य क्या होता है? राज्य की कुल संख्या। ठीक है, और राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य कितने हैं, उनको 1/1000 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो संख्या आएगी वो आपका एक विधायक के मूल्य के बराबर होती है। और एक सांसद जो होता है, उसके सदस्य का मूल्य क्या होता है? सभी राज्य के विधायक के कुल मतों का कुल मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। ये अगर जो आप एग्जाम में लिख देते हो याद करके, तो वहां पे क्या हो जाएगा? तो वहां पे आपका इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। उससे आपका क्या होगा? आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति का जो है चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। एकल संक्रमणी और गुप्त रखा जाता है। राष्ट्रपति के निश्चित मत भाग प्राप्त करना आपका अनिवार्य होता है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रपति अगर जो कोई बनता है तो उसके लिए अर्हताएं क्या होती हैं। वो कौन सा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से ज्यादा हो, वह लोकसभा का निर्वाचित सदस्य रखने की अर्हता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ना प्राइवेट रूप में ना गवर्नमेंट रूप में, उसके मिनिमम 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक हो और 50 आपके 15,000 रुपए की उसने जमानत राशि जो है आरबीआई में अगर जो जमा की है, तब वह राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है,
अगर जो उसने 1/6 वोट भी नहीं प्राप्त किया है तो उसकी क्या होती है, जमानत वहां पे जब्त हो जाती है। जमानत मतलब आपका 15,000 रुपये वहां पे जब्त हो जाते हैं। जो राष्ट्रपति आपका शपथ लेता है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में आपको पूछा जाता है। आप वनडे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे एग्जाम में आप लिखोगे तो वहां पे इसको हम समझते हैं कि आपका जमानत यहाँ पे क्या होता है। ठीक, जमानत हमने आपको बता दिया। इसको शपथ, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, शपथ में क्या दिलाता है उसको समझते हैं। श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद पर वह कार्य करेगा, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा, भारत की जनता की सेवा करूंगा और उसके कल्याण में निरत रहूंगा। ठीक है, ये वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो आपका न्यायाधीश होता है वो यहाँ पे शपथ के रूप में ये दिलाते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, इनका वेतन जो है, वेतन 2018 तक इनका 1.5 लाख रुपए था प्रति माह का, लेकिन 2018 के बाद इनका 5.08 लाख रुपए हो गए हैं। 2008 में इनकी पेंशन आपकी जो है 3 लाख थी, लेकिन उसके बाद इनकी 50% पेंशन को बढ़ाया गया तो आपका 4.5 लाख रुपए पेंशन हो गई राष्ट्रपति की। इनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं और 1 लाख रुपया कार्यालयीन खर्च के रूप में 1 साल के लिए दिया जाता है। राष्ट्रपति के मरने के बाद इनकी जो पेंशन होती है उसकी आधी पेंशन जो है परिवार को दी जाती है। मान लीजिए वहां पे 4 लाख रुपए पेंशन है तो 2 लाख रुपया पेंशन परिवार को दी जाएगी। राष्ट्रपति को आप कभी भी जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते, कभी भी इन द सेंस वो अगर जो राष्ट्रपति पद पर है तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, जेल नहीं भेज सकते हो। आपराधिक कार्रवाई से, मतलब कोई भी आपराधिक कार्रवाई होती है तो उससे उसको मुक्ति होती है। अगर जो कोई भी उसका पर्सनल मैटर है, जैसे पर्सनल मैटर की बात करें, अगर जो फैमिली लॉ में मान लीजिए उसका कोई मैटर चल रहा है तो उसको 2 माह पूर्व उसको नोटिस दी जाएगी, तब उसके ऊपर कोई भी चीजें होती हैं। अगर जो राष्ट्रपति की हम बात करते हैं वो कितने दिन तक अपने पद पर जो है रहता है, तो वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है। वह पद से अपने जो त्याग पत्र से या फिर महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाएगा। ठीक है, महाभियोग क्या होता है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। और राष्ट्रपति अगर जो अपना त्याग पत्र देता है वो अपना किसको देता है, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति वहां पे नहीं है तो वह किसको देगा, तो वह भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको जो है अपना त्याग पत्र देता है। और त्याग पत्र ये तब देता है, मतलब त्याग पत्र तो इसका हो जाता है, लेकिन ये अपने पद पर तब भी बना रहेगा जब तक वहां पे कोई नया राष्ट्रपति अपना ना हो जाए। ठीक है, वह राष्ट्रपति पर जो है राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार भी चुनाव के रूप में जो है जीत कर निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में केवल राष्ट्रपति एक व्यक्ति 2 बार ही बन सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लगाया जाता है इसको हम देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए नंबर 1 पे अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है तब उसके महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन संविधान का उल्लंघन क्या जो है इसकी परिभाषा है, इसको कहीं पर भी संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है और उसकी कार्रवाई कहीं से किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। जिस सदन ने आरोप लगाया हो उसके 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो उस आरोप पत्र पर। राष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस दी जाएगी। प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। ठीक है, और जिसे मान लीजिए एक सदन में पारित कर दिया 2/3 से, अब दूसरे सदन में वो जो प्रस्ताव जाएगा तो वहां पे पहले प्रस्ताव कि जो है वहां पे आरोपों की जांच होगी। अगर तो दूसरे सदन को लगता है कि ये सही है तो उसको वो भी पास कर देगा, तब वहां पे राष्ट्रपति क्या होता है, वहां पे महाभियोग उसके ऊपर लागू हो जाता है। राष्ट्रपति इसमें उपस्थिति और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रखता है। यदि दूसरा सदन भी उसको पास कर देता तो महाभियोग पारित हो जाता है। यह एक आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। इन सारे पॉइंटों को जो हम आपको बता रहे हैं आप जो है एग्जाम में बढ़िया से अपना लिख सकते हो, पॉइंट डाल के लिख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो या फिर एक पूरा पैराग्राफ में लिख सकते हो, दोनों में आपका नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो सदस्य भाग नहीं लेते हैं वो आपके महाभियोग में भाग लेते हैं। आपके जो निर्वाचित आपका अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें जो सदस्य भाग नहीं ले रहे थे वो इसमें भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित सदस्य दिल्ली एवं पुडुचेरी के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, आपका राष्ट्रपति की अगर शक्तियों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास कई शक्तियां होती हैं। आपका कार्यकारी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपका आपातकालीन शक्तियां होती हैं।
इन सारी शक्तियों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, उल्लेख करो, या फिर आपका क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति का जो चुनाव कैसे होता है और उनकी आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख करो। ठीक है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम शक्तियों की यहाँ पे बात करते हैं कि आपका कौन कौन शक्तियां यहाँ पे होती हैं। तो नंबर 1 पे बात कर लेते हैं हम कार्यकारी शक्तियों की। तो कार्यकारी शक्तियों की अगर बात करें तो यह सभी शासन के संबंधी होती, सभी राज्य के शासन से संबंधित होती हैं। वह नियम बना सकता है राष्ट्रपति, वह केंद्र सरकार की सहजता के लिए नियम बना सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की चुनाव मतलब जो चुनता है वह नियुक्ति करता है। उच्च पद नियुक्ति की, जैसे आपका जो है कोई भी जो है ऊंचा पद वाले होते हैं उनका महालेखाध्यक्ष होता है, और आपका जो है चुनाव जो है आयोग का अध्यक्ष होता है, उनका जो है नियुक्त करता है। वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित जो है क्षेत्र जो है घोषित कर सकता है। केंद्र शासन प्रदेशों का जो है प्रशासन वह सीधे संभालता है, कौन? राष्ट्रपति। वह आयोग बना सकता है, SC ST के लिए कोई विशेष नियम ला सकता है। ठीक है, इन सारी चीजों को राष्ट्रपति मैनेज करता है। वह जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ठीक है, विधायिका संबंधी जानकारी मांगता है। विधायी शक्तियों में अगर बात करें तो वह संसद को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, लोकसभा विघटित कर सकता है। कौन? ये सारी शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। संसद के सदस्य संयुक्त सदन का आह्वान और उसकी अध्यक्षता कर सकता है। प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को वह संबोधित करता है। वह जो है लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थिति में किसी व्यक्ति को, किसी सदस्य को उसका अध्यक्ष के रूप में चुन सकता है। वह 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, और भी इसके पास बहुत सी शक्तियां होती हैं। अब वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं तो वित्तीय शक्तियों में वह धन विधेयक को पुनः अनुमति से जो है आगे बढ़ा सकता है, संसद में पेश कर सकता है। वह केंद्रीय बजट को संसद में पेश करता है। अनुदान की कोई भी अगर जो मांग होती तो उसके सिफारिश के बिना वो नहीं होती है। वह भारत की आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय हुए तो जो है अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह केंद्र और राज्य का बंटवारा करता है, जैसे वहां पे आपका जो वित्तीय बजट आता है उसका बंटवारा करता है। न्यायिक शक्तियों की अगर जो बात करते हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह ले सकता है। वह किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है। ये आपका राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां आपकी आपातकालीन शक्तियां भी होते हैं। इन शक्तियों को हम आपको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका विस्तार के रूप में है और ये आपका अलग चैप्टर के रूप में, अलग यूनिट के रूप में है। इसमें 3 आपकी शक्तियां आती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इनको आर्टिकल 352 में बताया गया, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 में बताया गया। ठीक है, इसको हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। अब राष्ट्रपति के पास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है आपका वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या होती है? वीटो शक्ति आपका 3 रूप में हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 पे वह विधेयक को मंजूरी दे देता है। कोई भी विधेयक अगर जो पास होता है या फिर विधेयक होता है, विधेयक क्या होता है? कोई भी नियम बनने से पहले की जो रूपरेखा होता है, जो पूरा कागज होता है, उसको हम लोग विधेयक के रूप में जानते हैं। राष्ट्रपति को विधेयक अगर जो पास कर देता है तो वहां पे क्या हो सकता है? वह कानून बन जाता है। विधेयक को वह अपने पास स्वीकृति के लिए रूप में रख सकता है कि मतलब ना तो उसको पास किया है और ना तो उसको लौटाया है, वो अपनी स्वीकृति देके अपने पास रख सकता है। और वह क्या कर सकता है? विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस दे सकता है। अगर पुनर्विचार के लिए वापस देता है तो उसमें एक कंडीशन होती है कि वह विधेयक जो है वो आपका धन विधेयक ना हो। धन विधेयक होता है तो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं दे सकता है। वीटो आपका 3 टाइप का होता है, आपका अत्याधिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पैकेट वीटो होता है। ठीक है, पॉकेट वीटो में क्या होता है? उसमें कोई जवाब नहीं देता। अभी दूसरा वाला हमने बोला ना कि ये आपका पॉकेट वीटो के रूप में है। तीसरा वाला आप यहाँ पे निलंबनकारी वीटो आपका क्या होता है? पुनर्विचार के रूप में। और आपका अत्याधिक वीटो मतलब आपका सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की भी शक्तियां होती है। राष्ट्रपति किसी भी पर्सन के जो है उसको सजा को क्षमा कर सकता है, उस सजा को जो है छोटा कर सकता है। दंड में वह जो है राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के सजा को परिहार मतलब दंड में परिवर्तन कर सकता है। वह दंड मान लो उसको फांसी मिली है या फिर किसी व्यक्ति को जो है क्या मान लो 6 साल की सजा मिली है, मान लो वो महिला है तो क्या कर सकता है? वो और प्रेग्नेंट है तो उसकी सजा को विराम कर सकता है, मतलब कुछ दिन के लिए स्थायी कर सकता है, आगे उसकी डेट बढ़वा सकता है। और क्या कर सकता है? विशेष परिस्थितियों में सजा को विराम कर सकता है। ठीक है, या फिर क्या कर सकता है? उसको
प्रलंबन कर सकता है, स्थायी रोक सकता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति के मतलब कुछ दिनों के लिए सजा को रोकना तो उसको रोक सकता है। तो इन सारी चीजों को हम राष्ट्रपति के रूप में पढ़ते हैं। और अगर जो आपको क्वेश्चन पेपर की बात करें तो आपको क्वेश्चन पेपर भी हल करवा देंगे। तो यहाँ पे आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी यहाँ पे रेफर करिएगा